May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. So first of all, introduce yourself. जी सर, मेरा नाम देवेंद्र प्रकाश मीणा है और मैं राजस्थान के दौसा जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा दौसा से हुई है। उसके पश्चात मैंने आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके पश्चात मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था और मेरा 2 बार चयन हुआ है। 2018 में मुझे दानिक्स पद अलॉट हुआ था और 2019 में मुझे आईपीएस पद अलॉट हुआ है। क्या कैडर मिला है आपको? इससे मुझे उत्तर प्रदेश कैडर मिला है। सो आर यू नॉट सेटिस्फाइड? आप संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं? जी सर, जैसा कि मेरा हमेशा से फर्स्ट मेरा लक्ष्य रहा था वो आईएएस के लिए रहा था, और अब मुझे मौका मिला है तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। अदरवाइज़ मैं सर अगर मुझे वापस चयन नहीं होता है तो मैं आईपीएस के साथ संतुष्ट हूँ सर। क्यों ऐसा कि आईएएस को प्रथम लक्ष्य क्यों? सर आईपीएस एक प्रतिष्ठित सेवा है निश्चित तौर पर, और उसमें पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर के रूप के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। किंतु जब आईएएस की बात की जाएगी तो सर आईएएस में जो डाइवर्सिटी है, जो जिला स्तर पर डीएम के रूप में विभिन्न डिपार्टमेंट को हेड करने का मौका मिलता है, और सर एक जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में सर पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है वो आईएएस के पास ज़्यादा है आईपीएस की तुलना में। तो इसकी सर जो डाइवर्सिटी है वो मुझे हमेशा से आकर्षित करता है। अच्छा, इस देश की समस्याओं को 70-72 साल की आज़ादी के बाद देखने के बाद बहुत सारी ऐसी रिसर्च रिपोर्ट आई और कुछ लिटरेचर और कुछ ऐसे विद्वानों का कहना है कि इस देश की समस्या में जो सबसे बड़ी संस्था रिस्पॉन्सिबल उसका नाम है आईएएस, और बोलते हैं कि आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जगह आई एम सॉरी कर देना चाहिए। बिकॉज ऑफ देम पॉलिसी सारी अच्छी बनी, आप जितनी भी पॉलिसी देखिए गवर्नमेंट जो बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन मेन जो बैकबोन है वो ब्यूरोक्रेसी है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। हम भूख मिटाते रह गए, हम गरीबी मिटाते रह गए। हम मंगल पे तो पहुँच गए क्योंकि वो एक दूसरी संस्था थी, वो स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने नासा और मिलकर इसरो कहाँ से कहाँ पहुँचा। लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगभग फेल्योर है और इसे आई एम सॉरी कहना चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में लगभग 2/3 से ज़्यादा आबादी गरीबी के नीचे थी, और इसके अलावा काफ़ी सारी समस्याएं थी। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और हर फील्ड में हम पिछड़ रहे थे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा ने निरंतर अपने जो हमारे पास सीमित संसाधन थे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हमको यहाँ तक पहुँचाया है। हाँ, निश्चित रूप से सर कुछ कमियाँ रही हैं, जैसे कि करप्शन एक सबसे बड़ी समस्या रही है। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या रही है। तो अगर इन समस्याओं को दूर कर दे तो सर भारतीय प्रशासनिक सेवा जो हमारे लक्ष्य थे स्वतंत्रता के टाइम पे उनको प्राप्त करने में एकदम पूरी तरह सफल रहेगी। तो थोड़े हमको इस संस्था को करप्ट कहने के बजाय इसमें सुधार के लिए प्रयास करने चाहिए सर। लेकिन अगर हम एक आइडिया लें, आप आईपीएस हैं और आप जब अभी देख रहे होंगे तो कई जगह कमिश्नरेट क्षेत्र होता है, और मैंने कई बच्चों को देखा है जब वो प्रेफरेंस जब भरते हैं तो आईएएस में तो बाकी जगह नीचे रखते हैं, लेकिन कमिश्नरेट क्षेत्र होने के कारण जैसे महाराष्ट्र है, मुंबई को देखते हुए या दिल्ली को देखते हुए अब कैडर वो ऊपर भर देते हैं। ऐसा क्या अंतर हो जाता है कि कमिश्नरेट क्षेत्र में आईपीएस की पावर बढ़ जाती है? सर कमिश्नरेट सिस्टम में सर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है वो आईपीएस को मिल जाती है। तो यही एक थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो हायरार्की में जो आईएएस थोड़ा सा कभी कभी लाल फीताशाही की दिक्कत आती है वो वहाँ पे नहीं आती है। कौन कौन से क्षेत्र बढ़े एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में? आप चूंकि आप पोस्ट पे हैं, मैं जानना चाहूँगा कौन से सेक्शन किसके तहत आपको क्या क्या मिलेगा? सर एक्चुअली में अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, किंतु जैसे आर्म्स एक्ट का है, एक सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का है, तो इस तरह के कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता मिल जाती है सर। सीआरपीसी 144, उसके अलावा भी बहुत वो पूरा उठाकर अगर आप देखें 139 से लेकर और 145 तक वो सब बढ़ जाता है। तो जानते हैं ये सब क्या है? सॉरी सर, अभी मैं प्रशासन में पुलिस प्रशासन में एंट्री नहीं ली है तो सर मुझे ज़्यादा जानकारी और नहीं जाना भी नहीं आपने? जी सर। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी पे तो आपने बोला कि उस पर प्रेशर रहता पॉलिटिकल। जी सर। ये नेक्सस तो हमेशा रहेगा। जैसे देखिए महाराष्ट्र में मुंबई का कमिश्नर, वन ऑफ द क्रीम पोस्ट जिसको कहा जाए, क्रीम में जानबूझ के कह रहा हूँ, जहाँ पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर किसी केस के कारण उसको हटा दिया जाता है, और उस जो होम स्टेट वहाँ के मिनिस्टर हैं उन पे भी कुछ लांछन लगाया जाता है, लेकिन वो बरकरार रहते हैं। और ऐसा पोस्ट पे रहने वाला आदमी जब अपने आप को नहीं बचा पाया और उसने बताया कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें थी। अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन होती है, आप कहीं पे कमिश्नर के तौर पे ही काम कर रहे हैं, आप यूपी कैडर में मान लीजिए नोएडा में आप पोस्टेड हैं,
और नोएडा कमिश्नर होने के नाते आप सेम सिचुएशन से, चूंकि वो भी बहुत बढ़िया आपका बिजनेस सेंटर है, कमर्शियल सेंटर है नोएडा, और कई तरह की दिक्कतें, होम मिनिस्टर आपसे कह रहा है नहीं आपको ये करना पड़ेगा और आप जानते हैं कि ये गलत है, और आप ये भी जानते हैं किसी न किसी तरह पॉलिटिशियन आपको ट्रैप कर लेंगे, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सर निश्चित तौर पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं उन पे राजनेता का दबाव रहता है और उनके दबाव में काम करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स उनके हाथ में होता है। किंतु सर जैसे मैं रहूँगा तो मैं जो जो भी इल्लीगल कार्य होगा उसको करने के लिए सीधा मना कर दूँगा, और ऐसा कुछ दबाव होगा तो मैं अपना पद छोड़ने के लिए भी तैयार रहूँगा सर। लेकिन तो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन पद छोड़ना क्या सोल्यूशन है? क्योंकि ये तो कई बार प्रेशर आएगा। आप गांधी, आपने तो साहित्य भी ले लिया, इंजीनियर हैं। किंतु सर ऐसे दबाव में और ये अनुचित कार्य करने से बेटर है कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत बात चल रही है। अभी असम गवर्नमेंट ने पहली बार ही किया। क्या आपको लगता है कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल को एक मेजर पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट करना चाहिए? सर निश्चित रूप से जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और कुछ ही वर्षों में हम चीन को पिछाड़ के विश्व की नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे, तो उस आधार पे सर हम कह सकते हैं कि हमको जनसंख्या पे नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे संसाधन भी सीमित है। और भविष्य में सर ये जो आज की जनसंख्या अभी कंट्रोल नहीं की तो एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगी। तो सर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, किंतु जो पॉलिसी बना रहे हैं हम स्ट्रिक्टली लागू कर रहे हैं, उसकी बजाय सर बाकी मेजर्स पे फोकस किया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। डिजिटल डिवाइड मेजर कंसर्न है इंडिया का। जी सर। इस डिवाइड को ये है क्या, और इसको कम करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से प्लान चलाए हैं? सर डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है जो डिजिटल सेवाएं हैं उनके उपयोग के स्तर पर जो गैप होता है। जैसे शहर में ज़्यादा लोग फ़ायदा ले पाते हैं, ग्रामीण स्तर पर नहीं ले पाते। सेम ऐसे ही महिलाएं और पुरुषों में जो गैप होता है और वृद्ध और युवाओं में जो अंतर है सर, जो डिजिटल सेवाओं के उपयोग के स्तर पर जो गैप है उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। और इसको कम करने के लिए सर भारत सरकार ने एक तो हमारा ये फाइबर नेट जो चलाया है ग्रामीण पंचायतों को जोड़ने के लिए। इसके अलावा सर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान चलाया है, और जो अटल सेवा केंद्र है जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं वो चलाए गए हैं। एक सर डिजिटल एजुकेशन अभियान भी चलाया गया है। तो इस तरह के सर कई अभियान चलाए गए हैं। अच्छा, अभी हाल के वर्षों में देखा गया है कि भारतीयों जो बच्चे हैं, भारतीय बच्चे, उनका रुझान मैथ और साइंस की तरफ कम होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, और सरकार इसको बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रोजेक्ट लेके आई है? सर मैथ और साइंस की तरफ जो रुझान कम हुआ उसका असली रीज़न ये है कि 2008 की मंदी के बाद में जो ये साइंस सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें सर रोज़गार कम हो गए हैं। तो अधिकांश युवा बीटेक करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो इंजीनियरिंग का एक क्रेज़ आया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी बजाय लोग अन्य फील्डों में जा रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी जिम्मेदार हैं, जो अलग अलग फील्ड को बढ़ावा दे रही हैं। और साइंस में गवर्नमेंट ने बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, जिसमें एक तो STEM, एक अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन सेंटर, इस तरह के सेंटर्स खोले गए हैं। आप डीएम बन जाते हैं बिहार के, नॉर्दर्न बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट के, और पूरा एरिया जो है फ्लड प्रोन एरिया है। जी सर। तो आप कौन से स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि जो फ्लड, चूँकि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ताकि उस फ्लड से ज़्यादा बर्बादी ना हो, और उस फ्लड को हम वरदान के रूप में उसका हम क्या करें, एक वरदान बन जाए हमारे लिए? सर इसमें जैसे फ्लड आ गई है उसके बाद कार्रवाई करनी है, उससे पहले? कभी भी कर सकते हैं आप, वो तो आपको करना है क्योंकि आप तो डीएम है वहाँ के। तो इस पे 2 स्तर पे कार्रवाई करेंगे। एक तो फ्लड आने से पहले जो नदियों के तटबंध है उनको पुनरुद्धार करेंगे, ताकि जो तट टूट के जो बाढ़ आती है वो ना आए, या तालाब खोदेंगे ताकि जो अतिरिक्त जल है वो बांध, नदियों पे बांध बनाएंगे। तो इस तरह के सर पूर्ववर्ती रूप में ये कार्य किए जा सकते हैं। और बाढ़ आने से पूर्व ये जो जिन क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को हम इस तरह की जो स्विमिंग है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको सिखाएंगे, ताकि कोई भी संकट आपदा में फंसा हो तो उसको बचाया जा सके। ऐसे जो क्षेत्र है उनकी कनेक्टिविटी बढ़िया करेंगे ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से चलाया जा सके। और बाढ़ के टाइम पे सर हवाई सर्वेक्षण करके
जो आपदा में फंसे हैं उनको बचाया जाएगा। वहाँ पे लोगों को राहत कार्य के लिए जो शिविर लगाए जाते हैं वो लगाए जाएंगे, और जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी, चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। तो सर दोनों बाढ़ स्तरों को वरदान में बदलना है आपको। सर बाढ़ का पानी का यूज मत्स्य पालन के लिए किया जा सकता है, या उसको कृषि के लिए किया जा सकता है, और भूमिगत जल को रिचार्ज करने में किया जा सकता है। चलिए, आप दौसा से हैं। दौसा को एक और नाम से जाना जाता है। दूसरा को सर देवनगरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 5 शिव जी के मंदिर हैं। क्या आपका जो ज़िला है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? सर टूरिज्म के रूप में देखें तो दौसा ज़िले में जो धार्मिक टूरिज्म है उसमें मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, और ऐतिहासिक टूरिज्म में चांद बावड़ी जो 7वीं सदी में बनाई गई थी वो प्रसिद्ध है। अच्छा, सेवन सिस्टर्स कहते हैं स्टेट को? सेवन सिस्टर्स क्यों कहते हैं? ब्रदर क्यों नहीं कहते, या कुछ और क्यों नहीं कहते? सॉरी सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। हम जब मैप देखते हैं भारत का, तो पहला ऐसा एक देश दिखता है जिसके साथ श्रीलंका, नेबरिंग कंट्री का भी कोई ऐसा मैप देखा है जिसमें भारत का मैप हो और उसमें श्रीलंका ना हो? लेकिन आप किसी भी अन्य देश को देखेंगे, यूरोप छोटे छोटे बटे हैं लेकिन उनका अपना मैप होता है, केवल बगल को नहीं रखते। कुछ खास कारण? सॉरी सर, शायद सर जो हिंद महासागर में हमारे अंडमान निकोबार है इन सबको दिखाने के लिए, या लक्षद्वीप है सर, वो श्रीलंका से नीचे तक जाते हैं, उनको दिखाने के लिए किया गया। एग्जैक्ट कारण मुझे नहीं पता सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। चूंकि आप वर्किंग आईपीएस हैं, भले ही ज्वाइनिंग अभी अवेटेड है, कर्फ्यू, 144 और लॉकडाउन, क्या अंतर है तीनों में? सर जो लॉकडाउन होता है वो महामारी अधिनियम 1897 के तहत लगाया जाता है, और कर्फ्यू सर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाया जाता है। तो कर्फ्यू में सर 5 लोग से या उससे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि महामारी में सर वो बाहर भी नहीं जा सकते, मतलब घर से जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 144 और कर्फ्यू में क्या? आपका आंसर में कर्फ्यू और 144 एक हो गया। सॉरी सर, जो कर्फ्यू होता है सर उसमें 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, क्योंकि जो लॉकडाउन होता है उसमें सर घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दी जाती है। तो इस मामले में लॉकडाउन थोड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट है कर्फ्यू की तुलना में। लास्ट क्वेश्चन, आईपीएस हैं आप, जी सर। इस बार आपको आईएएस नहीं मिलता है, जी सर। अगले 5 साल बाद अपने आप को क्या देखते हैं? सर अगले 5 साल बाद सर मैं किसी ज़िले का एसएसपी अपने आप को देखता हूँ। ओके, थैंक यू कैन गो। थैंक यू सर।